हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोशल साइंस में द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही क्लैरिफाई हो, आपको कोई इशू ना आए बाद में चलकर। 10th में भी इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स आपको बाद में पढ़ने हैं सोशल साइंस में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट फर्दर फ्यूचर में कभी भी ना हो। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुईस 16 समझ लीजिए कि एक राजा है। ये नॉर्मल 21 साल का 20-21 साल का राजा है। 1774 में इस राजा के हाथों में भागीदारी दे दी गई थी एक बहुत बड़े साम्राज्य का। ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि 1774 में किंग बन गया था फ्रांस का। मैरिड एट द एज ऑफ 20 साल की एज में इसकी शादी भी करा दी गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटीनियो। उस वक्त के कंडीशन क्या थे फ्रांस के कंडीशन ऐसे थे कि वहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। इस कारण से, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेंगे। सेक्रेड हार्ट के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो सीबीएसई के करिकुलम में अमेरिकन रेवोल्यूशन को नहीं बताया गया है, सीधे फ्रांस से स्टार्ट किया गया है। तो अमेरिका में जब ये हेल्प किए तो अमेरिका को इन्होंने पैसे सपोर्ट किया, अमेरिका ने इनसे पैसा मांगा। जब वो लोग आज़ाद हो गए तो इन्हें किसी तरह का कोई पैसा वापस नहीं किए, जिसके वजह से 20 साल के एक लड़के की शादी मैरी एंटोनियो से की गई, जिसका नाम लुईस 16 था। वो राजा बना और वो राजा जो था उसके पास किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। अब जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंस का इशू है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस पैसे में जो अमेरिका के साथ उन्होंने पैसा दिया था, अमेरिका को जो उन्होंने पैसा दिया था, तकरीबन 2 बिलियन लिवरे के कर्ज में हमारा फ्रांस जो था वो पूरी तरह से डूब चुका था। अब इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाने के कारण क्या हुआ कि जो कंपनीज थी जिनसे ये लोगों ने राजा ने पैसा लिया था और अमेरिका को दिया था, वो अपना पैसा वापस मांगने लगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो फ्रांस थी वो एक बहुत बड़े डेब्ट में, कर्ज में डूब गई। इन्होंने क्या किया, और साथ ही साथ फाइनेंस वॉर में इनका जो इंटरेस्ट था काफ़ी हाई इंटरेस्ट था, तो भाई उनको पे करना था, पे के लिए पैसा कहीं से नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, फ्रांस जो था एक बहुत ही रॉयल टाइप का देश है। वहाँ के स्टैंडर्ड, वहाँ के कल्चर, वहाँ के स्टाइल्स, वो सब के वजह से वो काफ़ी रॉयल है। अब रॉयल होने की वजह से उसको मेंटेन भी करना है उस रॉयलिटी को। तो फ्रांस में जो आर्मी था, जो कोर्ट था, गवर्नमेंट ऑफिस था, इनका कोस्टल अफेयर जो था बहुत ही महंगा होता था, सबको मेंटेन करने में काफ़ी पैसे का खर्च होता था। इसलिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी। अब पैसे की जरूरत पड़ी तो भाई उनको टैक्स को बढ़ाना पड़ा। टैक्स को बढ़ाना पड़ा इसलिए ताकि उनको उस एक्सपेंस को मेंटेन किया जा सके, उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जा सके। फ्रेंच सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंच सोसाइटी मेनली 3 पार्टों में बटी हुई है। स्टेट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी और प्रीस्ट वगैरह आते थे, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में वैसे लोग जो इन दोनों में नहीं आते थे, जैसे कि सभी लोग, जूता बनाने वाला हो गया, सब्जी बेचने वाला हो गया, एनी पर्सन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब आ गए। नोबेलिटी में वैसे लोग होते थे जो थोड़े शानो शौकत वाले होते थे, पैसे वाले होते थे। और क्लर्गी और प्रीस्ट में भी, क्लर्गी भी वैसे ही बड़े बड़े लोग, प्रीस्ट में पुजारी, बिशप्स वगैरह आ जाते थे। उसके बाद सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज ए पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम। इस सोसाइटी में फेडरल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम क्या होता है? ये फेडरल सिस्टम जो था वो एक तरह का सिस्टम था जिसमें टैक्स लेने का सिस्टम जो था वो
आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से टैक्स लिया जाता था, किस तरह से टैक्स वगैरह होते थे। तो ये जो देश था वो एक फेडरल सिस्टम के आधार पर चला करता था। इसमें मैक्सिमम 90% जो पॉपुलेशन थी वो किसानों की भरी हुई थी। क्लर्की और नोबिलिटी लोग जो थे उन्हें प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया था। प्रिविलेज कहने का मतलब उन्हें कुछ छूटें दी गई थी। वो छूटें काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि उन्हें टैक्स बिल्कुल पे नहीं करना होता था। टैक्स पे भी करना है तो बहुत रेयर कंडीशन में वैसा हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं पे करना था। चर्च को भी टैक्स पे करना पड़ता था आम लोगों को, जो लोग गरीब थे, मतलब थर्ड स्टेट में आते थे, जिसको हम लोग टाइथ्स बोलते हैं टैक्स के बारे में। इन्हें टाइथ पे करना होता था, सारे ये किसानों से लेते थे। थर्ड स्टेट के जो लोग थे इन्हें क्या कहते हैं, दूसरे तरह के टैक्स भी पे करने होते थे, जिनको टाइल्स कहा जाता था। 2 तरह के टैक्सेस में, यही है फेडरल सिस्टम, 2 तरह के टैक्सेस को पे करना, टाइथ और टाइल्स। टाइथ पे करते थे, जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जरूरी है, कंपलसरी है कि आपको चर्च को देना ही देना है। दूसरा टाइल। टाइल में क्या होता था कि जो भी आप पैसा कमाते थे उसमें से टैक्स, जिसके यहाँ काम कर रहे हो, जो राजा है या कोई चीज आप ले रहे हो तो उस चीज के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उन सब चीजों को पे करना, आना जाना, वेट मेजरमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड सारे टैक्सेस को टाइल्स कहा गया। उसके बाद आता है फ्रांस का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रैपिड मात्रा में, बहुत तेजी से पॉपुलेशन यहाँ का ग्रोथ हो रहा था। अब भाई पॉपुलेशन किसी भी जगह का बहुत तेजी से ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ ग्रेन्स, वहाँ पे फूड्स की बहुत ज़्यादा कमी होगी। अब कमी होगी तो टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो इन टैक्स किन किन चीज़ों पर इंक्रीज किया जाएगा? तो सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ ब्रेड। फ्रांस का स्टेपल फूड जो कि ब्रेड था, ब्रेड लोग हर चीज में खाते थे, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में चावल दाल रोटी सब्जी वगैरह खा लेते हैं, उस तरह से वहां पे स्टेपल फूड ब्रेड था। तो ब्रेड का प्राइस जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। लेबर वेजेस फिक्स था पूरी तरह से, मतलब ब्रेड खाने का दाम बढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी जिसके पास पैसा, मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में मेरे को सैलरी 50 रुपीज मिल रही है, ब्रेड का दाम उस टाइम जब हमको 50 रुपीज सैलरी मिल रही है वो है 10 रुपीज। अब सडनली ब्रेड का दाम जो हो गया वो 60 रुपीज हो गया और मेरा जो पेमेंट है वो मात्र 50 का 50 है, तो इससे बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। पहले हम लोगों को खाने के लिए एक वक्त का रोटी भी मिल जा रहा था, अब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। इनकम डिड नॉट मीट द एक्सपेंसेस। इतना कम पैसा मिलने के कारण जो सामानों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उनके जो इनकम है वो नहीं बढ़ रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा था, अपने घरेलू खर्चों को भी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब घरेलू खर्चों को चलाना मुश्किल हो रहा है तो टैक्स कहां से पे करेंगे भाई? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अमीरों को पूरा मिला हुआ है छूट कि भाई उनको टैक्स पे नहीं करना है। गरीबों को है कि सब तरफ से टैक्स पे करके राजा के हवाले करना है ताकि राजा उस देश को चला सके। सिचुएशन इतना ज्यादा बुरा हो गया था, कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन आता था कि अगर सूखा पड़ जाए या हेल स्टॉर्म आ जाए या किसी भी तरह का कोई भी आपदा आ जाए, फिर भी आपको टैक्स पे करना है। कोई इशू नहीं, कोई मर्सी नहीं, टैक्स पे करना है तो करना है। इसके वजह से सब्सटेंशियल क्राइसिस हो गया। सब्सटेंशियल क्राइसिस किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जिसमें आपको अपनी जीविका जीने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए भी एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के मतलब सिचुएशन को हम लोग सब्सटेंस क्राइसिस के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर ला सकते हैं। तो इस तरह का क्राइटेरिया वहां पे आते जा रहा था। अब आया कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि मिडिल क्लास में आते थे, उनमें ग्रोइंग पीरियड शुरू होने लगा। अब जब ये ग्रोइंग पीरियड मिडिल क्लास में शुरू होने लगा तो मेनली किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है? सबसे पहला 18th सेंचुरी इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। अचानक से मिडिल क्लास जो थे वो 18वीं शताब्दी में काफी तेजी से बढ़ गए। सेकंड आता है अर्नड विथ वेल्थ थ्रू ब्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब ये लोग कहां से पैसा वैसा, मतलब 18वीं शताब्दी में मिडिल क्लास थोड़ा अपने आप को मेंटेन करने लग गई, इस तरीके से करने लगी कि वो उठने लग गई थी, वो पैसे वैसे कमाने लग गई, वो मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाने लग गए, गुड्स बेचने लग गए, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट होने लगा। थर्ड आपका आता है एजुकेशनल प्रिविलेज बाय बर्थ। एजुकेशनल प्रिविलेज इनको जन्म से मिलने लगा। सॉरी, वो पिक्चर शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। बट इसके अगर आपको पिक्चर्स के PDF चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको सारे पिक्चर्स भेज दूंगा हाई रेजोल्यूशन में।
और उसके बाद आप इजीली उन्हें पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशनल लोग, मिडिल क्लास में एजुकेशन वाले लोग, पढ़े लिखे लोग काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगे। आइडिया ऑफ फ्रीडम इक्वल लॉ, इन सब का उनके दिमाग में चलने लगा कि भाई जब हम लोग सब बराबर हैं तो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, लॉ बराबर होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हो उन सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद इसी मिडिल क्लास में फिलोसफर आने लगे। फिलोसफर क्या होते हैं भाई? बड़े बड़े कविताकार, फिलॉसफी देने वाले। इनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी फिलॉसफी रहती थी। ये लोगों को समझाया करते थे, लोगों को बताया करते थे, जैसे कि लुइस मॉन्टेस्क्यू। इसके बारे में बहुत आगे हम लोग चल के लुइस मॉन्टेस्क्यू के बारे में जानेंगे। लुइस मॉन्टेस्क्यू और रोसिक्यू ये काफ़ी बड़े पॉपुलर फिलोसफर बने, और इन फिलोसफर के का नेम याद रखिएगा। आगे हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी जो आएंगे, लुइस मॉन्टेस्क्यू और रोसेस्पियर के बारे में आपको जरूर से जरूर बताया जाएगा, पूछा जाएगा। आइडिया ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर का क्या आइडिया होता था? जॉन लॉकी भाई बहुत अच्छे फिलोसफर थे। इन्होंने आइडिया दिया टू थ्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट का इन्होंने आइडिया दिया। इसमें इन्होंने कहा डिनाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। कहने का मतलब कि उस टाइम जो है राजा वो भगवान है, तो भगवान नहीं है वो। उस आइडिया को मतलब उनका कहना था कि उनको भगवान मत मानिए, वो भी सेम है, इक्वल है, बराबर है, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च मिलना चाहिए। मतलब जो अधिकार सबके पास है, सबके आधार पे होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, और कोई राजा कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक है। उसके बाद रोसियो साहब है। रोसियो ने प्रपोज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कंट्रास्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने एक गवर्नमेंट का फॉर्म दिया जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब लोग जो है उनके पास अधिकार होना चाहिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, कि वो किसे चाहते हैं बनाना, किसे नहीं चाहते हैं बनाना। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ इन्होंने दिया। फिलॉसफी झाड़ा, फिलॉसफी बोलते हैं ना, फिलॉसफी झाड़ा, तो वही फिलॉसफी है ये। इन्होंने बोला कि भाई प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन्होंने दिया कि जो पावर का, पहले पावर किसके पास होता था? राजा के पास होता था, तो राजा कुछ भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया तो राजा के पास अधिकार है कि भाई उसको सजा सुना सके, उसको मौत का सजा सुना देगा। लेकिन वही कत्ल अगर उसके बेटे ने या उसके किसी भांजे ने या किसी और ने किया हो जो उसके फैमिली मेंबर है, तो राजा उन्हें छोड़ सकता था। अब छोड़ सकता था तो ये तो बराबरी नहीं ना हुआ। तो इसीलिए इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि जो गवर्नमेंट एक नए तरह का लॉ के आधार पर चले, एक नए तरह के पावर को डिवाइड करे, और इस पावर में लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी सिस्टम हो। उसके बाद ये आइडिया जो था धीरे धीरे काफी ज्यादा इनके फिलॉसफीज फैलने लगे। ये फिलॉसफी इतने ज्यादा पॉपुलर होने लगे कि लोग चाय की दुकानों पे, चाय की टपरी पे बैठ रहे हैं, वहां सुन रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, इन फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है, चल रही है। जो लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है उनको लोग बोल के समझा रहे हैं, सुन रहे हैं। इस तरीके से इनकी फिलॉसफी बहुत तेजी से फैलने लगी। When Louis XVI imposed further taxes, people showed their anger and protested against the system of privilege। अब ये सिचुएशन चल रहा है, लोगों के दिमाग में भड़क रहा है आग कि भाई गलत हो रहा है इन लोग, और एक तो फिलोसफर अपना फिलॉसफी दे दिए, बात अच्छा भी लगा उनको। अब ये सब सिचुएशन चल रहे हैं, और सिचुएशन में एक बहुत बड़ा गलती क्या किया राजा लुइस 16, उस टाइम टैक्स की इंक्रीमेंट कर दी। टैक्स को बहुत तेजी अब और बढ़ा दिया। पहले तो था जितना था, अब उस टैक्स को और बढ़ा दिया। लोग खौल रहे हैं, उबल रहे थे। अब इसने क्या किया, उस उबलते हुए में अपना जो होता ना घी में, आग में घी देना, वो काम किया इन्होंने, टैक्स बढ़ाकर। जैसे ही इन्होंने टैक्स बढ़ाया, लोग का पारा चढ़ गया, दिमाग एकदम गुस्सा में भन्ना गए। फ्रांस, ओल्ड रिजम, फ्रांस में मोनार्ची डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्स। मोनार्ची के पास कोई पावर नहीं होता था टैक्स को बढ़ाने का। सुनो समझो, अब राजा को टैक्स बढ़ाना है तो राजा के पास पूरा अधिकार नहीं होता था कि टैक्स वो बढ़ा ले। इस जनरल वुड पास द प्रपोजल ऑफ टैक्स। इस जनरल के पास अधिकार होता था कि वो टैक्स को पास करें, टैक्स को बताएं, पेश करें। मोनार्च हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, लास्ट इट वाज कॉल्ड इन। मोनार्च के पास क्या अधिकार था, वो चाहता था टैक्स बढ़ाने के लिए। वो टैक्स डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकता था, वो स्टेट जनरल को
स्टेट जनरल के पास वो बात रहती थी। स्टेट जनरल जो था वो प्रपोज करता कि भैया हमको टैक्स बढ़ाना है, इसके लिए एक बिल लाए हैं। अब वो बिल जो था मोनार्च उसके लिए एक मीटिंग बुलाता। इस मीटिंग को जो है वो बहुत पहले, आज से बहुत पहले, लुई 16 के थ्रोन पे बैठने से पहले, काफी पहले बुलाया गया था। और अब सिचुएशन यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है तो इसलिए इसमें दोबारा बुलाना पड़ रहा है। इस जनरल क्या है? इस जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी ऑफ विच 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस जनरल एक कमिटी है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट के लोग आएंगे, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के एंड थर्ड स्टेट के। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के आए तो क्या हुआ? इस जनरल बुलाया गया मई 5, 1789 को। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। समझना, बहुत अच्छे समझना, यही यहाँ पे मेन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट के 300 लोग गए रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के भी 300 लोग गए, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेट के लोग 600 गए रिप्रेजेंटेटिव। अब बोलोगे गलत है, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं। देखो 90% 80% जो लोग थे वो मैक्सिमम थर्ड स्टेट के थे। अब थर्ड स्टेट के उतना ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव वो ज्यादा भेजेंगे। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा नहीं भेजते हैं तो कैसे उनकी बातों को रखा जाए? उसके बाद थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि एक वोट एक अधिकार मिलना चाहिए। मतलब कि क्या होता था, सिस्टम क्या था कि किंग जो था उसने ये ऐलान कर रखा था कि हर एक स्टेट से एक एक वोट आना चाहिए। फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट और थर्ड स्टेट से एक वोट। अगर 3 में से कोई 2 वोट हो जाएगा तो वो टीम जीत जाएगी। अब राजा के साथ कौन लोग रहेंगे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट स्टेट को तो टैक्स पे करना नहीं है और सेकंड स्टेट को भी नहीं करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो राजा की तरफ रहेंगे। राजा टैक्स बढ़ाएगा तो उससे सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को किसी तरह का कोई लॉस नहीं होने वाला है। लॉस किसको होने वाला है? दैट इज थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट का डिमांड था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या कि हम लोग जितने रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, 300 आए हैं तो 300 वोट्स काउंट होंगे, इधर से 300 आए तो 300 वोट काउंट होंगे। तो कहने का मतलब यह था कि फर्स्ट स्टेट से अगर कोई व्यक्ति, 300 लोग हैं, 300 लोग में से अगर 2 भी वोट दे दे रहे हैं थर्ड स्टेट के साइड होके, और सेकंड स्टेट से 2 लोग वोट दे दे रहे हैं थर्ड स्टेट के लिए, तो क्या होता? थर्ड स्टेट जीत जाता, क्योंकि 600 लोग इधर से हैं, 600 के 600 वोट देंगे, और उधर से 2 भी आ रहे हैं, 4 तो ऑब्वियसली जीत जाते हैं। लेकिन राजा बहुत तेज था। राजा बोला नहीं, एक वोट एक अधिकार मिलेगा भाई, एक स्टेट से एक ही वोट होगा। तो इसके वजह से थर्ड स्टेट के लोग पूरी तरह से बौखला गए, गुस्सा गए, और वो लोग उस असेंबली हॉल से निकल गए। 20 जून 1779 1789 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट असेंबली इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। अब ये लोग क्या किए? इन्होंने अपना ही एक असेंबली, इन लोग एक जगह जो कि वर्साइल में है, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पे शामिल हुए, वहां पे जमा हुए और अपने आप को ऑटोमेटिकली नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि आज से हम लोग चलाएंगे देश, हम लोग नेशनल असेंबली, आज से हम लोग तय करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। सोच लो, उनकी बातें नहीं माना, भड़क गए, आए अपने ही क्लियर, कोई इनको बोला नहीं, अपने अपने क्लियर हो गया कि हम आज से नेशनल असेंबली। स्वान टू द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस एंड लिमिट द पावर ऑफ द किंग। पहला काम इन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली घोषित किया तो कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाएगा? किंग के पावर को कम किया जाएगा। किंग के पास बहुत पावर था तो किंग के पावर को कम किया जाएगा। दूसरे जगहों पे क्या सिचुएशन था फ्रांस का? यहां तो ऐसा चल रहा है, फ्रांस के छोटे और भी कुछ ऐसे जगह हैं, गांव मान लीजिए, या उसके जो छोटे छोटे एलियंस जिसको हम लोग बोलते हैं SST की भाषा में, सोशल साइंस की भाषा में, तो छोटे छोटे उनके जो राज्य हैं, वहाँ क्या सिचुएशन चल रही थी? तो सिचुएशन ये था कि वहाँ पे विंटर का सीजन काफ़ी चलता है। फ्रांस है तो भाई विंटर है, विंटर होने की वजह से बहुत ख़राब स्थिति में हार्वेस्टिंग हुआ, फसलें बहुत कम हुई, ना के बराबर हुआ, कुछ जगह तो बिल्कुल हुई नहीं। अब इतना होने की वजह से ब्रेड का दाम, भाई फसल उपज नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान नहीं मिलेंगे खाने पीने के, तो ब्रेड के दाम जो थे वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। बेकर्स ने, बेकरी शॉप्स के मालिकों ने ऐसा ही गंदा काम किया। उन्होंने क्या किया? ब्रेड के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। इतना ही सिचुएशन खराब था कि एक ब्रेड का टुकड़ा भी बहुत महंगा पड़ जा रहा था किसी एक व्यक्ति को लेने के लिए। एक व्यक्ति ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं ले पा रहा था, उसके पास इतना इनकम नहीं था।
पीपल स्पेंड आवर इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी। कुछ लोगों के पास जो पैसा था वो बेकरी शॉप के पास जाते, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि ब्रेड कम से कम लेके एक टाइम का भोजन कर सकें। अब वहां पे बेकर लोग बहुत बड़ा बदमाशी कर रहा था। क्या कर रहा था कि वो लोग कह रहे थे कि ब्रेड नहीं है, ब्रेड खत्म हो गया, ब्रेड शॉप से कुछ नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे ब्रेड शॉप में ब्रेड है भी तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रेड का दाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लोग गुस्सा होने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। लोग इतने ज़्यादा गुस्सा होने लगे, यहाँ पे मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, मेन जो वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे वुमेन्स खड़ा होती थी क्यू में, जाके ब्रेड वगैरह ले लो कम से कम, जो उनके मेन होते थे वो काम करने जाते थे। तो ब्रेड का दाम बढ़ने से वो बौखला गई, और बौखलाने की वजह से क्या किया, उन लोगों ने बेकरी शॉप पे अटैक कर दिया। अटैक करने की वजह से बेकरी शॉप लूटे जाने लग गए। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। अब इस तरीके की सिचुएशन बढ़ने लग गई, इस तरीके का सिचुएशन होने लग गया, लोग मारपीट कर रहे हैं। तो राजा क्या किया, वहां से पेरिस में भेज दिया सैनिक कि भाई इनको रोको, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन ना आए। 14 जुलाई एगेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय बेस्टिल। 14 जुलाई को भीड़ जो थी वो पूरी तरह से बौखला गई, पूरी तरह से गुस्से में आ गई, और इतना गुस्सा आया कि इन्होंने बेस्टिल को बर्बाद कर दिया। अब आता क्या है, पॉइंट क्या है भाई कि बेस्टिल क्या है। बेस्टिल एक जेल है, लेकिन ये जेल उस राजा की पावर को दिखाता था। कोई भी आदमी गुनाह कर दिया तो उसको सजा मिलती, तो सजा मिल रही तो कोई मनाता था कि भगवान बेस्टिल में ना जाए। बेस्टिल मतलब ऐसा क्रूर जगह था जिससे ये पता चलता था कि राजा कितना ताकतवर है, कितना क्रूर, कितना बलशाली है। तो उन लोगों ने क्या किया कि बेस्टिल के जेल पे हमला कर दिया और पूरे के पूरे बेस्टिल जेल को तोड़ दिया। रूमर स्प्रेड दैट बैंड ऑफ ब्रिगेड वेयर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय। इसके अलावा यहाँ पे तो है ही, उसको हम बता रहे हैं। इसके अलावा लोग क्या करने लग गए, इस बेस्टिल जेल को जब तोड़ दिया तो बेस्टिल जेल के टूटे हुए जेल के छोटे छोटे पत्थर एज ए वो क्या कहते हैं, प्राइज के रूप में, गर्व के रूप में लेके जा रहे हैं घर पे कि हमने बेस्टिल जेल तोड़ा है, इसको रख दो। अपनी वाइफ को दे रहे हैं कि ये लोग पत्थर लाए हैं बेस्टिल जेल का, इसे संभाल के रखना, इस एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने सक्सेस किया है। उसके बाद दूसरा क्या सीजन हुआ था, कुछ ऐसा रूमर फैल गया, रूमर यानी अफवाह फैल गया। अफवाह फैला कि भाई राजा कुछ ऐसे ब्रिगेंड्स हैं, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स हैं जो उनके फसलों को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। उनके पूरे फसल जो, तो एक तो ऐसे ही फसल नहीं हो रहा है, दूसरा जो थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इनके पास रूमर फैल गया, अफवाह फैला कि कुछ लोग आ रहे हैं जो इनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंग्री पीजेंट बहुत ज्यादा बौखला गए अब, और इन्होंने अटैक कर दिया स्टेट बिल्डिंग पे और कैसल पे। कैसल बोलते हैं, कैस्टल है, कैसल। They looted grains and destroyed record and document। ये लोग ग्रेन्स लूट लिए, इन लोगों ने सारा रिकॉर्ड्स जला दिया, डॉक्यूमेंट्स जला दिए, उनको हड़प लिया। तो इस तरीके का सिचुएशन फ्रांस के दूसरे जगहों पे चल रहा था। लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली। जब इस तरह का सिचुएशन देखा कि भाई अब नहीं संभल रहा है, तो नेशनल असेंबली को भी उसने मान लिया, जो थर्ड स्टेट बनाई थी। कहाँ? टेनिस कोर्ट में, वर्साइल के टेनिस कोर्ट में बनाया था। अगस्त डिक्रीज 1789 फेडरल सिस्टम एंड टैक्स अबोलिश्ड। फेडरल सिस्टम और टैक्स का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्की हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो क्लर्की के लोग थे, जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था, जिनको एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था, उन सबको से वो प्रिविलेज छीन लिया गया, ले लिया गया। टाइथ का जो सिस्टम था, जो चर्च को पैसा पे जबरदस्ती करना ही करना है, कंपलसरी है, वो सिस्टम को भी हटा दिया गया। उसके बाद फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब इस तरह का सिचुएशन हुआ तो फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या है, इसके बारे में देखिए, समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में नेशनल असेंबली ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ड्राफ्ट बना लिया, उसको पास भी किया, देखा भी दिया सबको। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बना था, इसमें पावर था, इसमें मेन था एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव जो था, मोनार्च के पावर को कम किया जाए, राजा के पावर को कम किया जा सके, जितना कम किया जा सके उतना। पावर को सेपरेट किया गया लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में। सिविक्स के कुछ टर्म्स हैं, सिविक्स में आप जान ही रहे होंगे क्या है, तो इन पार्टों में डिवाइड किया गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया,
यहाँ पे आपको सिस्टम भी एक फिगर दिख रहा होगा, आप नई फिगर दिख रहा है तो सॉरी फॉर दैट, आप अपना बुक खोल कर देख सकते हो। वहां पे ये सिस्टम देखोगे, इस सिस्टम में वोटिंग देने का तरीका बड़ा ही अजीब था। ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं दिया करते थे, इनडायरेक्ट वोटिंग दिया करते थे। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानेंगे, हम लोग समझेंगे क्या है। पहले समझते हैं नेशनल असेंबली क्या है। तो नेशनल असेंबली वो जगह है, वो है जिसके पास ताकत होती थी लॉ बनाने का। इलेक्शन जो होते थे वो इनडायरेक्टली होते थे, डायरेक्टली नहीं होते थे, और उनके द्वारा होते थे, जो कि एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। एक्टिव सिटीजन किनको कहते हैं उनके बारे में भी बताता हूं थोड़ी देर में। एलिजिबिलिटी, कोई भी आदमी जो हाईएस्ट पोस्ट, जो हाईएस्ट टैक्स पे कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर सकता है, उनको एक्टिव सिटीजन के में लाया जाता था। दो तरह के सिटीजन होते थे, पहले होते थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे होते थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वैसे लोग जो 25 साल के एज के अबव आते थे और उनके पास इतना पैसा होता था या इतना टैक्स वो पे करते थे जितना एक लेबर का किराया 3 दिनों में पे करते हो। 3 दिनों में जितना पे करते थे उतना एक दिन में उनको टैक्स, एक बार टैक्स पे करना होता था, तो उतना जो पे करता था उनको अधिकार होता था वोट देने का। दूसरा होते थे पैसिव सिटीजन। ये वो सिटीजन हो गए जो कि बाकी बचे लोग जो एक्टिव सिटीजन के अंदर नहीं है। गौर से देखो, कहीं भी अभी वुमेन के बारे में दिया है? नहीं, वुमेन के बारे में वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। वोटिंग राइट वुमेन के बारे में जानना है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में अभी कंसर्न करा रहा हूं कि अभी किसका अधिकार दिया गया? 25 साल से अबव के लोगों को। साथ ही साथ वैसे लोग जो 3 दिन तक एक लेबर को किराया, उसका वेज, उसका खर्च, उसका जो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मजदूराना दे रह सकते हैं, वैसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, वैसे लोगों को अधिकार होता था एक्टिव सिटीजन में, और वो लोग ही सिर्फ वोट दे सकते थे। उसके बाद बना कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में बना डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज था, डिक्लेरेशन कर दिया। अब डिक्लेरेशन में देखिए यहां भी क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। आदमी, मेन और सिटीजन के अधिकार क्या थे? वही नॉर्मल राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने ओपिनियंस का अधिकार, लॉ के सामने सबको बराबरी का अधिकार, ये सारे ऑल दिस आर नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट। ये सारे नेचुरल राइट थे, और इनएलियनेबल मतलब इसको कोई हटा नहीं सकता था। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये जन्म से किसी भी आदमी के पास होता था और इनसे कोई छीन नहीं सकता था। उसके बाद आता है फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस जो था मोनार्ची को पूरी तरह से हटाएगा और रिपब्लिक के रूप में आ जाएगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हमने बोला था, अब यहाँ रिपब्लिक आ रहा है। तो मोनार्ची में राजा है, राजा नहीं हटा था उस टाइम, राजा की पावर को कम किया गया था। यहाँ राजा के पावर को नहीं, राजा के पूरी पावर को हटा दिया जाएगा, राजा का सिस्टम ही हटा दिया जाएगा इसमें। लुइस 16 हैड सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया। अब देखो लुइस 16 जो था वो तो सबके सामने मान गया कि भाई नेशनल असेंबली बना दी है, ठीक है नेशनल असेंबली हम ही मानते हैं चलो, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लानिंग बना रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो नेशनल असेंबली बना है भैया ये हमारे लिए है खतरनाक, और खतरनाक है। तो ये क्या किया, किंग ऑफ पर्सिया से जाके मिला, बात किया कि देखिए अगर मेरे पास हो रहा है तो आपके पास भी होगा, थोड़ा सा संभालते हैं, थोड़ा सा मिलजुलते हैं। तो एक साथ तीन राज्य प्लानिंग बना रहे हैं। कौन 3 राज्य? हमने तो 2 के बारे में बताया, एक तो बताया कि भाई फ्रांस का राजा, दूसरा पर्सिया, तीसरा कौन? तीसरा उसकी वाइफ मैरी एंटोनियो, जो कि कहाँ की रानी थी? जो कि थी ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया और राजा, ये तीनों लोगों ने 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली से डायरेक्ट। फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने पास किया, राजा भी इस चीज को माना था नेशनल असेंबली को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, पर्सिया और राजा तीनों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। अब हमला बोल दिया, हमला बोलने के बाद कौन जीता? तो जीता भाई नेशनल असेंबली के लोग। पीपल सेंटिमेंट टुवर्ड द वॉर में जो उनके सेंटिमेंट लोगों के रहे, दे सॉ दिस अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। इसमें लोगों का मानना था कि वो राजा से और एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा से डायरेक्ट वो लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सेकंड, बहुत सारे वॉलंटरीज जो थे, जो किसान के वर्ग के हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टूडेंट फेडरेशन है, सब जाके इसमें आर्मी में मिलते जा रही है ताकि वो लड़ सके अपने अधिकारों के लिए।
पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनने लग गए, जैसे कि मार्सेलिस। मार्सेलिस ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो कि बाद में फ्रांस का नेशनल सॉन्ग घोषित किया जाएगा। इसको कंपोज किया था रॉजर डी लेसी ने और गाया था उन्होंने ही। उसके बाद जो आया वो था रोल ऑफ पॉलिटिकल क्लब। अब देखो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा में पॉलिटिकल क्लब्स का एक बहुत बड़ा भागीदार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का बना उसमें किसको मिला ये राइट्स? ये राइट मिला सिर्फ और सिर्फ अमीर जातियों को। एक्टिव सिटीजन कौन है? अमीर, क्योंकि भाई वो 3 टाइम का पेड कर सकते हैं, गरीब तो नहीं पेड कर सकता है ना। दस फ्यू पीपल बिलीव दैट द रेवोल्यूशन मस्ट गो ऑन। तो लेकिन ये जो नेशनल असेंबली बन गया, मोनार्च सिस्टम हटा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च आया, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई अभी भी सही नहीं हुआ है, अभी भी ये रेवोल्यूशन चलना चाहिए और ये रेवोल्यूशन कंटिन्यू चलना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सबसे सक्सेसफुल रहा जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब क्या है इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। वुमेन्स जो थे, वुमेन्स ऑल्सो बिकम एक्टिव एंड फॉर्म देयर ऑन क्लब। वुमेन भी थोड़ा जागरूक थी, वुमेन भी अपना क्लब बनाए, लेकिन ये जैकोबिन क्लब नहीं था, ये दूसरे तरह का क्लब उन्होंने बनाया। जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब एक तरह का ऐसा क्लब है जिसमें लेस प्रोस्पर्स सेक्शन के, मतलब कम पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे कम पैसे वाले लोग इसके अंदर आते थे। मेंबर जो थे वो जैसे कि शॉपकीपर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, पेंटर हो गया, रोज जो मजदूरी करके कमाता है वैसे लोग, वर्कर, ये सब लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर हुआ करते थे। लीडर इसका कौन बना? तो लीडर इसका बना मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर बना, जो कि आपका फर्स्ट स्टेट का था। सोच लीजिए, देखिए ऐसा नहीं था कि फर्स्ट स्टेट के सारे लोग खराब थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। ये बना इसका मेंबर और वो हेड भी बना। फ्रांस बिकम रिपब्लिक, उसके बाद फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बना, गणराज्य। इलेक्शन हेल्ड, ऑल मेन ऑफ 21 ईयर गेट द राइट टू वोट। उनके पास लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद इलेक्शंस होने लग गए, रिपब्लिक हो गया पूरी तरह से। अब क्या हुआ कि 21 साल के जितने भी मेन वुमेन नहीं, जितने भी मेन हैं उन सबको अधिकार होता था कि वोट वो दे सकें। कन्वेक्शन, न्यूली इलेक्टेड असेंबली, नया असेंबली बना। 1792 में मोनार्ची हटा दिया गया और पूरी तरह से फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, उसके बाद लुइस 16 का एग्जीक्यूशन, उसको राजगद्दी से हटाया जाए। लुइस 16 और मैरी एंटोनियो को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा क्या? कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है? ये एक ऐसा कहने का मतलब कि आपने अपने लोगों पे गलत किया, आपने अपने लोगों के साथ सही नहीं किया, इस कारण से आपको जेल भेजा जा रहा है। और ये भी बात सही थी, बुरा भी नहीं था। तो कोई ना कोई एक इश्यू चाहिए था कि भाई किसी तरीके से होना चाहिए, तो इनको जेल भेज दिया गया। 21 जनवरी 1793 में एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डा ला कॉन्ड्रिया। इनको पूरी तरह से हटा दिया गया, हट गए, निकाल दिए गए। द रीजन ऑफ टेरर, टेरर का समय आया। क्या टेरर था भाई? तो रीजन ऑफ टेरर पीरियड जो था 1793 से 1794 में चला। देखो सब कुछ हो गया, राजा हट गया, मोनार्ची सिस्टम हट गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो लीडर कौन बना भाई रिपब्लिक का? लीडर बना मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। कौन है ये? जैकोबिन क्लब का सबसे हेड था, यही बना। ये जो था भाई, ये था बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी, ये बहुत ही कड़ा सजा सुनाता था। कोई भी आदमी थोड़ा सा गलती कर दे, गलत चीज हो रहा है, तुरंत का तुरंत सजा सुना देता था। एनिमी ऑफ द रिपब्लिक वेयर ट्राइड एंड इम्प्रेजेंट। जो भी रिपब्लिक के एनिमी होते थे, मतलब जो भी मोनार्ची सिस्टम अभी मान रहे हैं, मोनार्च से रिलेटेड कोई बात करे तुरंत उनका पकड़ देता और पकड़ के उनको तुरंत के तुरंत सजा दे देता। अगर कोर्ट उसको गिल्टी फाउंड कर लिया, डायरेक्ट ये नहीं, कोर्ट में पहले से चलता था केस, उसके बाद अगर हो गया कि हाँ भाई ये अपराधी है, पकड़ो इसको और इसको गिलेटाइंड कर दो। गिलेटाइंड क्या है? देखो गिलेटाइंड, यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका फिगर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये एक तरह का डिवाइस है जिसमें आदमी का गला रख दिया जाता था और ऊपर में ब्लेड होता था, ऐसे आता खच, गर्दन कट के अलग हो गया। तो इसी का नाम दिया गया जिलोटीन, जिसको बनाया गया था
ट्रेजन क्या होता है? ट्रेजन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन फिर से एक बार ट्रेजन के बारे में बताते रहे हैं। ट्रेजन बिट्रेयल ऑफ वन कंट्री और गवर्नमेंट, वैसा कोई व्यक्ति या वैसा कोई गवर्नमेंट या वैसा कोई राजा या रानी जो अपने देश के लोगों के साथ बुरा किया हो, गलत किया हो। तो जिलेटिन एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल लगे हुए थे, एक बड़ा सा ब्लेड होता था, आदमी का सर रखा जाता और खचक एक ही बार में खत्म। बहुत क्रूर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, काफी ज्यादा क्रूर था, देख सकते हो कितना बुरा वो सजा सुना रहा है। उसके बाद कॉलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, इसने ये अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि बुरा किया। क्या किया? प्राइस, वेजेस सबको फिक्स कर दिया, सबको कम कर दिया। मीट एंड ब्रेड वे रेशन, मीट और ब्रेड जो था बिल्कुल बराबर, सबको एक जैसा मिलेगा। इक्वालिटी ब्रेड, ब्रेड जो था स्टेपल फूड है, तो किसी को कोई अलग तरह का नहीं कि गरीब को थोड़ा पफी मिल रहा है फुला हुआ, अमीर को जो है वो कुछ ज़्यादा फुला हुआ मिल रहा है, गरीब को कच्चा या जला हुआ मिल रहा है। ब्रेड बिल्कुल बराबर टाइप के बनने चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। चर्च को अब थोड़ा सा गलती क्या किया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कि इसने चर्चेस को चेंज कर दिया ऑफिसेस में और बैरक्स में चेंज कर दिया। और फ्रांस, पहले भी मैंने बताया कि फ्रांस एक रॉयल प्लेस है, स्टैंडर्ड प्लेस है, तो वहां पे सर, मैडम ये सब वर्ड यूज हो जाते थे। बोला कि नहीं, कोई में सर मैडम कुछ नहीं भैया, यहाँ पे बोलना है सियोटेन सिटियोन और बोलना है सिटियोनी। मतलब कोई भी नागरिक है तो लड़का है तो सिटियोन और लड़की है तो सिटियोनी। मिस सर मैडम ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने वर्ड यूज किए। रॉबेस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड गिलोटिन। अब इस तरह का सिचुएशन पैदा कर दिया, इतना इशू क्रिएट करने लग गया, तो लोगों को लगा कि भैया ये आदमी सही नहीं है, तो कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया कि वो गलत कर रहा है। 1794 में उसको पकड़ लिया गया और उसी के बनाए गए गिलेटिन वाले जो उसने सबको सजा सुनाया था, उसी में उसको खलास कर दिया गया, मार डाला गया। और डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल चलना शुरू हुआ। क्या है डायरेक्टरी रूल? फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। अब देखो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का हेड था, वो मर गया, जैकोबिन क्लब का हेड मर गया, तो भाई सरकार का हेड मर गया, सरकार का हेड मर गया, तो अब सिचुएशन फ्रांस की जो थी वो गड़बड़ाने लग गई। अब गड़बड़ाने लग गया तो अलाउड वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। जिस तरह से मिडिल क्लास के लोग वेल्दियर होते जा रहे थे, उनके पावर को सीज करने लग गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें वोटिंग राइट्स जो थे वो हटा दिए गए, वैसे लोगों से हटा दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होता था। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। अब जो इलेक्शंस वगैरह होते थे या जो सिलेक्शन होते थे, जो मेंबर्स होते थे, अब 5 एग्जीक्यूटिव लीडर को चलाया करते थे। पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इस तरह की स्थिति बनने की वजह से, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के मरने के बाद की स्थिति फ्रांस की बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो यहाँ पे आया एक हीरो जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भाई? तो नेपोलियन बोनापार्ट वो व्यक्ति था, वो मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने फ्रांस के अंदर चल रहा है लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, राजा से जो चल रहा था, लेकिन फ्रांस के बाहर दूसरे देशों से भी तो बचाना है। उसको कौन बचाएगा? तो उसको मिलिट्री बचाएगी। मिलिट्री का डायरेक्टर कौन था, हेड कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसने बाहर से बचाया लोगों को। अब इसने बचाया तो भाई लोगों के दिमाग में चला कि हाँ, ये आदमी जो है जब दूसरे देशों से बचा रहा है तो हमारे देश को भी अच्छे से चलाएगा, बनाओ इसको लीडर। उठा के बना दिया गया लीडर। क्लाश बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रॉड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। लड़ाइयाँ जो चल रही थी डायरेक्टर्स के बीच में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, इसके वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब होने लगा। तो आए हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में क्लास 10 में आप पढ़ोगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा जानकारी आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में दिया जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, क्या फ्रांस के लिए किया। अब सिचुएशन देखते हैं, डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन? क्या वुमेन ने भी रेवोल्यूशन किया? हम बताए पहले भी कि भाई वुमेन्स ने बहुत ज्यादा किया। रेवोल्यूशन करने से क्या मिला इन्हें? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन वे एक्टिव से पार्टिसिपेट इन ऑल इवेंट्स। सारे इवेंट्स में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रही, हर जगह, चाहे वो किसी भी तरह का लड़ाई हो, झगड़ा हो, तुरंत तैयार रहती थी, हर जगह काम किया। उनका इन्वॉल्वमेंट के कारण ही उन्हें आज़ादी भी मिली, उनको जीने का एक अच्छा तरीका मिला, एक अच्छा ढंग भी मिला। वुमेन्स की कंडीशन क्या थी भाई? वुमेन्स की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब जब रिपब्लिक हो गए हैं तब
तो थर्ड स्टेट के जो वुमेन्स होते थे वो अनएजुकेटेड होते थे और वो लोग काम किया करते थे, जैसे कि लॉन्ड्री वगैरह में काम कर लिया, डोमेस्टिक में काम कर लिया, किसी के नौकरी चाकरी कर लिया, नौकर बने हुए हैं। इनके पास कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो इनके पास ये एक्टिव सिटीजन में नहीं आते थे, ये पैसिव सिटीजन में आते थे। दूसरी बात, इनके पास वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था। अब तो ये अपनी बातों को कैसे रखेंगे, कैसे बताएंगे? इनके पास कोई तरीका ही नहीं होता था बताने का, ना बोलने का। कुछ जैसे कि डॉटर ऑफ नोबल एंड वेल्दियर, अमीर घर की औरतें या नोबल घर की औरतों के पास उनके पास अधिकार होता था कि ये जाकर अपनी बातों को बता सकती हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के किसी भी औरतों के पास कोई अधिकार नहीं होता था कि वो अपनी किसी भी बात को बता सके या ओपनली शेयर कर सके। वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स जो बने थे, जैसे जैकोबिन क्लब बना वैसे इनके भी क्लब्स बने। इनके ऑब्जेक्टिव थे कि टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वो अपनी बातों को रख सकें, अपने इंटरेस्ट को रख सकें, सबके बीच में बता सकें। देयर वे 60 क्लब ऑलमोस्ट स्टार्टेड न्यूज़पेपर, 60 ऐसे क्लब्स वुमेन्स ने अपने बना लिए थे। डिमांड इनका था कि इनको भी पॉलिटिकल राइट में अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले। मोस्ट फेमस क्लब जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन, जैसे जैकोबिन क्लब था उसी तरह से ये दो रेवोल्यूशनरीज क्लब्स जो थे वो ज्यादा फेमस थे उस टाइम में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसमें क्या हुआ कि इन औरतों को पैसिव सिटीजन में से बदल दिया गया। रिड्यूस वुमेन, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, इन्हें कुछ चीजें मिली, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्या हुआ, इनको रिड्यूस कर दिया गया एक पैसिव सिटीजन में सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट में और वुमेन्स में क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी। क्या क्या चीजें इन्हें अधिकार दी गई भाई कि आप स्टेट के किसी भी स्कूल में आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, वैसे औरतें या लड़कियां जिनको जबरदस्ती शादी करा दी गई है वो अपना शादी मना कर सकती हैं, उनके पास अधिकार है, उनको जहां मन है वहां शादी कर सकती हैं, जब मन है तब शादी कर सकती हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गए, इसमें सिविल कोड आने लग गए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनता था, उनको मन है शादी करने का तभी शादी करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता था। ये सारे इनको 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिले। डिवोर्स जो था उसको लीगल बना दिया गया। डिवोर्स जो औरत चाहती थी लेना वो ले सकती थी, कोई इशू नहीं है भाई, ले लो। उनको जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देने लगा, उनको किस तरह के ट्रेनिंग मिलने लगे, उनको आर्टिस्ट का ट्रेनिंग मिलने लग गया, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकती हैं। इस तरह के उनको अधिकार दिए गए, ऐसा मिला उनको अधिकार 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। वुमेन्स एंड रीजन ऑफ टेरर, वुमेन्स और रीजन ऑफ टेरर के टाइम क्या हुआ, ऑर्डर फॉर क्लोज्योर ऑफ वुमेन क्लब। रीजन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बंद किया जबरदस्ती उसको। वो क्या किया था, बहुत कड़ा था, कोई उसके बारे में कुछ बोलने देता तो मतलब उसके बारे में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी मोनार्च को जो हटा के रिपब्लिक किया गया था उसके बारे में कोई बोल देता तो वो उनको मारने लगता, उनको कोर्ट ले जाता। तो जितनी भी वुमेन क्लब थे वो सब बंद करा दिया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। पॉलिटिकल एक्टिविटी वुमेन जितनी कर रही हैं वो सब बंद करा दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वे अरेस्टेड, जो बड़ी बड़ी विख्यात महिलाएं थी उनको अरेस्ट करके जेल डाल दिया गया। बहुत लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, हटा दिया गया अच्छे अच्छे पोस्ट से कि भाई औरतें नहीं रहेंगी। इस तरीके से वुमेन का सफरेज चलता रहा कि भाई उनको वोट देने का अधिकार मिले, उनको वोट देने का अधिकार मिले। और तकरीबन 200 सालों तक उनको इस तरह का सिचुएशन झेलना पड़ा, जिसको इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी बोला जाता है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आसपास में औरतों के पास ये अधिकार आया कि वो वोट दे सकें। 1946 में उन्हें अधिकार मिला कि वो वोट दे सकती हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्लेव ट्रेडिंग सिस्टम, स्लेव ट्रेड क्या है? कॉलोनीज इन द कैरिबियन सच एज मार्टिनिक्यू, गैडेलपॉल, सैन डोमिंगो, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे टोबैको, इंडिको और शुगर, कॉफी वगैरह ज्यादा उत्पाद होते थे। यूरोपियन जो थे वो वहां जाना नहीं चाहते थे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर प्लेस था। कोई भी अपना घर छोड़ के, कोई भी अपने, अब अगर उसको घर के बगल में एक जॉब मिल गया है 15-10 हजार का, और कोई आदमी बाहर बुला रहा है कि आओ भाई हम तुमको 25,000 देंगे या 20,000 देंगे, तो क्या हो रहा है? वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर वहां, बहुत कम ही लोग जाते हैं।
कुछ ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि भाई नहीं, हम अपनी फैमिली से दूर नहीं होंगे, वही सिचुएशन यहाँ भी था। यूरोपियन जाना नहीं चाहते थे, इसके वजह से वहाँ पे लेबर का होने लग गया शॉर्टेज, क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन अब नहीं हो पा रहा है, लेबर का शॉर्टेज हो गया। अब लेबर का जो शॉर्टेज हो गया तो क्या होने लगा, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेडिंग सिस्टम चलने लगा। यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, मतलब गुलामों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इस तरह का सिचुएशन होने लगा। ये 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। फ्रॉम द पोर्ट बर्डिकस और नाइंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट, बर्डिकस से अफ्रीकन कोस्ट ले जाया जाता है, अफ्रीकन कोस्ट से बर्डिकस ले जाया जाता है, इस तरीके से बस शिप में उनको बेचा जाता, एक शिप से दूसरे शिप ले जाया जाता। स्लेव्स वेयर ब्रांडेड एंड शैकल्ड, स्लेव्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था, ले जाया जाता था, उनको ब्रांडिंग किया जाता था कि ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। उनको टाइटली शिप्स के अंदर पैक कर दिया जाता था। 3 महीने तक वो लंबे यात्रा पे जा रहे हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं अच्छे से दे रहे हैं, मारपीट रहा सो अलग। उनको प्लांटेशन ऑनर को हाथों बेच दिया जाता था। बेच देने के बाद देयर एक्सप्लॉयटेशन हेल्प टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन ट्रेड इन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। इस तरीके से बेचने की वजह से जो क्यों ऐसा किया जा रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी मार्केट सेटअप कुछ ज़्यादा हो गए थे। लोगों को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पीते थे। कॉफ़ी पी रहे हैं तो शुगर की जरूरत पड़ेगी, नील की खेती हो रही है क्योंकि नील के से रंग बनते थे, तो इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इनको प्लांट करने के लिए आदमी व्यक्ति चाहिए, आदमी मिल नहीं रहा था, तो बाहर से बुलाया जाता था, दूर से कहीं से मंगाया जा रहा है, मंगा के उनको काम कराया जा रहा है। वो भी वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 3 महीना लग रहा है उनको आने में। एक नाव में ले जा रहे हैं, वहाँ पे उनको खाने के लिए सही से नहीं दे रहे हैं, पीने के लिए सही नहीं दे रहे हैं, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको ला कर यहाँ बेच दे रहे हैं। उसके बाद स्लेवरी सिस्टम का अंत हुआ। 1794 में जैकोबिन जब आया, जैकोबिन क्लब सेटअप जब हुआ, पूरी तरह से रिपब्लिकन सेटअप हुआ। जैकोबिनिज्म अंडर कन्वेक्शन फ्रीडम ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। उसने क्या किया, फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच के बाहर जो उसके एलियंस है, छोटे छोटे राज्य हैं, उन सब से लोगों को आज़ाद कर दिया। बोला कि कोई भी आदमी स्लेव नहीं रहेगा, कोई भी गुलाम किसी का नहीं है। लेकिन उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, जिसके बारे में 10 क्लास में आप पढ़िएगा, चैप्टर 1 में ही पढ़ना है। उसने फिर से स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट किया। 1848 में पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनी जो थी वो स्लेवरी से फ्री हो गई, हट गई, एबॉलिश्ड हो गई। अब आम मराठी जिंदगी में रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा वो था लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे लाइफ। अब सबको लिबर्टी का मतलब फ्रीडम मिलने लग गया, बराबर अधिकार मिलने लग गया रोज इनको आम मराठी जिंदगी में। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप्स के ऊपर भी एबोलिशन किया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन ऑफ एंड सिटीजन, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बना दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दे दिए गए इन्हें, सॉरी उस फिगर के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ मैन उनको मिल गया, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उनके पास आज़ादी होती थी बोलने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को बयां करने की आज़ादी होती थी, अपने ओपिनियन दे सकते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार उन्हें मिल गया, वो किसी भी तरह के इवेंट को अपोज कर सकते थे, कुछ भी बता सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं, प्लेस यानी नाटक वगैरह हो रहे हैं, सॉन्ग हो रहे हैं, फेस्टिवल सीजन हो रहे हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और उन्हें, जो लोग अभी भी नहीं समझे उनको समझाया जा सके, बताया जा सके और उन्हें यूनाइट किया जा सके, उन्हें कहा जा सके कि आप ऐसे सोसाइटी, ऐसे जगह पर रह रहे हो जो पूरी तरह से रिपब्लिक है और आप आज़ाद हो, पूरी तरह से आज़ाद हो, फ्री हो, लिबरल हो, आप, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। तो 1779 में पूरी तरह से लाइफ जो था लोगों का चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं एक डेडलाइन आपको दे रहा हूँ, आपके सामने डेडलाइन है। इस डेडलाइन को आप देखोगे तो इस डेडलाइन से बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाएंगे। 1774 में लुई 16 राजा बना, 1789 में ईस्ट जनरल बना, 3rd स्टेट जो था उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, 1792 से 1793 में जो था रिपब्लिक बना, किंग को हटा दिया गया। फिर 1793 से 1794 में रीजन ऑफ टेरर, जिसको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्रूर नेता बना, भाई रिपब्लिक हो गया लेकिन क्रूर बना, उसी को रीजन ऑफ टेरर बोलते हैं। 1804 में नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को मार दिया गया उसी के बनाए हुए वो ट्रैप में, गिलोटिन जिसको बोलते हैं। फिर 1804 में
नेपोलियन को फ्रांस का एम्परर घोषित किया गया। 1815 में नेपोलियन जो था वाटरलू का क्या कहते हैं जंग को जीता था। 1848 में स्लेवरी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। 1946 में वुमेन्स को अधिकार दिए गए वुमेन्स को अधिकार दिए गए वोट देने का। और इसी तरीके से फ्रांस की सोसाइटी चली, इसी आइडिया को आगे बढ़ा। इस आइडिया को कहाँ बढ़ाया गया, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या क्या चीज़ें आई, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोबारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर अच्छा लगा या किसी तरह का कोई इशू है, कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अगर पीडीएफ इन फिगर्स के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना सपोर्ट करूँ, उतना मदद करूँ। और आपके सोशल साइंस के जो फियर, जो टेरर हैं कि भाई बहुत इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, वो सब कहानी के रूप में आपको आसानी से समझा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियोस को और बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें हर कोई जिनको कन्फ्यूजन्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आपको भी अगर किसी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स में इशू हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो किस चैप्टर्स के आपको वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन चैप्टर्स के आपको वीडियो बनाकर आपको दूं। थैंक यू वेरी मच।